और आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में अगर संयोजन किया हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे पार्श्व क्रम या समांतर क्रम में संयोजन क्या होता है, ये कैसे किया जाता है। पार्श्व क्रम संयोजन हम मानते हैं कि हमारे पास फिर से आज तीन प्रतिरोधक हैं जिनका मान है R1। आपके लिए हम R से दर्शाते हैं प्रतिरोध को। ठीक है, R1 क्यों, ये पहला प्रतिरोधक है, इसके प्रतिरोध का मान R1 है। यह दूसरा प्रतिरोधक, इसके प्रतिरोध का मान R2 है। और ऐसे ही हमारे पास एक तीसरा भी है जिसके प्रतिरोध का मान R3 है। तो अब हमें कहा गया है कि इनका एक पार्श्वक्रम संयोजन बनाएं और उस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो कैसे होगा, हम सबने देखा है कि हम पार्श्वक्रम संयोजन कैसे बनाते हैं। हम प्रत्येक प्रतिरोधक के एक एक सिरे को एक साथ तथा दूसरे सिरे को एक साथ दूसरी ओर जोड़ देते हैं। तो हमारा ये पहला प्रतिरोधक हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा। यहाँ आप ध्यान दें कि इनके सिरे आपस में जुड़े हुए हैं। जो श्रेणी क्रम हम बना रहे थे उसमें एक पहला सिरा इसके साथ यदि जुड़ गया तो अगला यहाँ ना जुड़ के परिपथ में अलग जुड़ता है। यहाँ ये सेम एक ही पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, एक ही बिंदु पे जुड़ रहे हैं। देखिए जैसे अगर हमारे पास बिंदु x है और यदि ये y है तो हमारे पास x और y के मध्य ही दोनों प्रतिरोधक जुड़े हैं। ऐसे ही हम तीसरा भी यहीं जोड़ेंगे। तो ये हमारा बन गया पार्श्वक्रम संयोजन। इसका मान यदि R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो यह तीनों का पार्श्वक्रम संयोजन हो गया x और y बिंदुओं के मध्य। तो इस तरह से पार्श्वक्रम संयोजन बनाया जाता है। अब आपसे कहा गया कि इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो तुल्य प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं, यदि हम इसको किसी परिपथ में लगाते हैं, किसी सर्किट में लगाते हैं, तो इस संयोजन को यदि वहां से हटा दिया जाए, मान लो हम इससे एक पूरा परिपथ बनाते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक बैटरी लगाई जिससे हम विभवांतर V दे सकते हैं। ये इसका धनात्मक और ये ऋणात्मक टर्मिनल है। यहाँ पर हम एक प्लग कुंजी लगाते हैं ताकि हम इस परिपथ को चालू व बंद कर सकें। और फिर यहाँ हम एक अमीटर लगा देते हैं जिससे हम विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकें। ठीक है, यहाँ से धारा I बह के आती है, ये धन ये ऋण, यहाँ से भी धारा I प्रविष्ट होती है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कमाल की बात है। आपको ज्ञात है, आपको आपको याद है जो हम लोगों ने एक उदाहरण डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मान लो ऐसा कुछ एक कॉम्बिनेशन दे दिया जाए पाइप का। मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ क्योंकि ये दैनिक जीवन में आप देखते हैं और इससे आप रिलेट कर पाएंगे चीजों को। हमारे पास मान लो एक चौड़ा पाइप है, अगर हम इसमें एक थोड़ा सा पतला पाइप ऐसे जोड़ दें और इसके आगे यहाँ पर थोड़ा एक और पतला पाइप जो सबसे पतला है उसको जोड़ दें, और यहाँ से हम मान लो एक बाल्टी में पानी भर के इस तरह से इसमें पानी भरा है मान लो, और इसे उड़ेल देते हैं, इसमें पलट देते हैं, तो ये पूरा का पूरा मान लो इसमें 15 लीटर पानी था। ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरा 15 लीटर पानी इनमें से बहेगा और यहां से हमको 15 लीटर पानी ही बाहर प्राप्त होगा। लेकिन ये अलग अलग दाब से बहेगा, लेकिन बहने वाले पानी का जो आयतन या जो भी मतलब इसका मान है वो कितना रह जाएगा, 15 लीटर है तो 15 लीटर ही पूरा बाहर जाएगा। तो इस पानी को आप विद्युत धारा मानिए और जिस दाब से वह बहता है उसको विभवांतर मानिए, तो आप पाएंगे कि ये एक श्रेणी क्रम संयोजन की तरह है, एक से दूसरा ठीक एक के बाद एक जुड़ा है। और इसमें जो पानी जिसको मैं कह रहा हूं विद्युत धारा वह समान रहती है, I सब में समान है, लेकिन इसमें विभवांतर यानी कि दाब जो है वह अलग अलग है, विभवांतर बढ़ जाता है। ये V1 V2 V3 हो सकता है। ये उदाहरण हमने देखा है 2-3 बार। ये पुराना उदाहरण किसके लिए था, ये उदाहरण था श्रेणी क्रम संयोजन के लिए, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पार्श्व क्रम के लिए। तो इसका संयोजन यदि आप यही पानी वाले उदाहरण से समझना चाहें तो कैसे होगा, मान लो हमारे पास यही एक पाइप ऐसा था, अब हम इसी के बराबर का या मतलब छोटा मोटा कैसा भी मतलब किसी भी तरह का पाइप है अगर, तो उसको इसको आगे ना जोड़ के तीन अलग अलग पथ में जोड़ते हैं। जैसे मान लो एक पाइप यहाँ जोड़ दिया, एक बीच में यहाँ जोड़ा और एक नीचे यहाँ पर और जोड़ दिया। ठीक है, ये तीन अलग अलग पाइप जोड़ के तीन रास्ते दे दिए। अब यहाँ पर फिर से वही 15 लीटर पानी हमने डाला, तो अब क्या होगा, पानी क्या होगा, यहां से बहते हुए कुछ यहां से भी निकल जाएगा, कुछ इस पाइप से भी निकलेगा और कुछ इस पाइप से भी निकलेगा। ये सभी बराबर चौड़ाई के पाइप यदि हम मान के चलते हैं तो दाब सब में बराबर रहने वाला है।
किंतु पानी की मात्रा अलग अलग हो जाएगी। अगर उसी को हम फिर से विद्युत धारा और विभवांतर से मिलाएं तो हम पाएंगे कि विद्युत धारा बट गई। इसमें मान लो I1 धारा बह रही है, इसमें I2 बह रही है और इसमें फिर I3 धारा बहेगी। मान लो ये 15 लीटर था तो इसमें से कुछ 5 लीटर यहां से आ गया, 7 लीटर यहां से आ गया और 3 लीटर जो बचा है वो इसमें से बह के आ गया। मतलब इस तरह से अलग अलग धारा बहेगी तीनों पथ में से, तीनों रास्ते में से। तो हम वापस यहाँ आते हैं हमारे संयोजन की ओर। तो हमने जब श्रेणी क्रम संयोजन समझा था तो हमने क्या पाया था कि सभी जो प्रतिरोधक थे उनमें से धारा समान बह रही थी लेकिन विभवांतर अलग अलग था। इसमें क्या होगा, इसमें ये जो धारा जा रही है I, यह बट जाएगी और इसका कुछ हिस्सा यहां से बहेगा, कुछ हिस्सा इस वाले प्रतिरोधक से बहेगा और कुछ हिस्सा इसमें से होते हुए ऐसे बहेगा। तो इसको हम R1 से गुजर रही है तो हम इसको कह देते हैं I1, यहां से गुजर रही है तो हम इसको कह देते हैं I2 और यहां से गुजरने वाली धारा को हम कह देते हैं I3। ये जो I धारा थी ये 3 में विभाजित हो गई और हम पाएंगे कि ये धारा इसमें से बहते हुए वापस आके बिंदु I पर मिलती है और फिर से धारा I बनकर आगे के पथ में बहती है ना। ये संयोजन आशा करता हूं कि सबको समझ में आया। इसको और आसानी से समझने के लिए हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। मान लो हमारे पास, वापस लौट के शुरुआत की तरफ चलते हैं, जब हमने चैप्टर शुरू किया था तब हम ये ऐसे आरेख नहीं बनाते थे, ऐसे अवयव नहीं बनाते थे। हमने एक सेल लिया कुछ इस ढंग से, वही 10 रुपए वाला सेल लिया और इस सेल में क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा टर्मिनल निकला रहता है तो इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, धनात्मक टर्मिनल बोलते हैं। और हमने छोटे छोटे वाले जो एलईडी बल्ब ले रहे थे वही लिए और एक बल्ब को हमने ऐसे जोड़ दिया। ये एक परिपथ बन गया, मतलब एक बल्ब है जो एक विभवांतर स्रोत के साथ एक सेल के साथ जुड़ा है। अब ये बल्ब जलेगा। अब मान लो इसी में मैं एक दूसरा बल्ब भी ऐसे जोड़ दूं कुछ इस तरह से, तो अगर ये सेल मान लो इसका विभवांतर V, या हम लोग सेल मान रहे हैं जो 10 रुपए वाला सेल है तो 1.5 वोल्ट का होता है ये, इसका विभवांतर का मान 1.5 वोल्ट होता है। तो 1.5 वोल्ट का ही विभवांतर इस बल्ब B1 पर भी लग रहा है और दूसरे वाले बल्ब B2 पर भी लग रहा है। यानी विभवांतर का मान समान है लेकिन इनका प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है। मान लो इसका R1 है और इसका R2 है तो इनमें से बहने वाली धारा भी भिन्न होगी। इसमें से I1 धारा बहेगी, इसमें से I2 धारा बहेगी। यही चीज को यहाँ पर बनाया है मैंने। बस जैसे यहाँ पर 3 है तो एक और जोड़ लो आप लोग, ऐसे आया, ये तीसरा वाला बल्ब हो गया, ये बल्ब B3, इसका प्रतिरोध R3 और इसमें से बहने वाली धारा। अच्छा, ये डायग्राम सही है कि कुछ गड़बड़ है इसमें? सर हाँ बताओ। सर ये जो परिपथ बना है ये गोल कैसे हो सकता है? अरे गोल तो देखो, तार है, तार को मैं किसी भी तरह से जोड़ दूं। ये परिपथ ऐसा मान लो, ये मैंने इस तरह का परिपथ नहीं बनाया है। परिपथ गोल, चौकोर, वृत्ताकार या फिर अंडाकार या फिर क्या बोलते हो आप लोग, आयत के रूप में किसी भी तरह से हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वर्ग भी हो सकता है। तार है, तार को किसी भी तरह से घुमा दो। ये मैंने उदाहरण के लिए आपको बताया है, एक सेल है और ये सभी जो सफेद लाइनें हैं ये तार है। तार तो किसी भी तरह से घूम जाता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें और कुछ तकनीकी खराबी है। जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ी है। मेरा ध्यान अभी गया, आप लोग देखिए क्या कुछ गड़बड़ है। अच्छा, मैं एक एक हिंट देता हूँ, शायद उससे पकड़ पाओ। जब हम विद्युत धारा की बात करते हैं, थोड़ा अगले पेज पे चलते हैं, मान लो तो धारा कहाँ से कहाँ बहती है। जब हम बैटरी जोड़ते हैं तो धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है कुछ इस तरह से, या फिर निगेटिव से पॉजिटिव होता है। धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है या ऋणात्मक से धनात्मक, किधर होता है? प्लस से माइनस। प्लस से माइनस, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर, है ना। दो विभवों में जो अंतर होता है उसी से विभवांतर उत्पन्न होता है। यस सर। जो प्लस है वह ज्यादा विभव को दर्शाता है, जो माइनस है वह कम विभव को दर्शाता है। जिस तरह से पानी ज्यादा ऊंचाई से नीचे कम ऊंचाई की ओर आता है, उसी तरह से विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाती है। और
इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विपरीत होता है, वह कम विभव से यानी माइनस से प्लस की ओर अधिक विभव की ओर जाता है। तो यहाँ पे हम धारा की बात कर रहे हैं, धारा प्लस से निकल के माइनस जानी चाहिए। और अगर मैंने ऐसे बैटरी सेल बनाया है तो सेल में ये धनात्मक ये ऋणात्मक होता है। यहाँ हमारा धनात्मक टर्मिनल था, ये धनात्मक टर्मिनल था, ये ऋणात्मक था, और मैंने धारा की दिशा ऐसे बना दी है। तो यही गड़बड़ी है यहाँ पर, ये धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए थी। तो इसको सुधारने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ सेल में बदलाव कर देंगे। ठीक है, सेल को अब हम इधर से जोड़ देंगे, और अब ये ठीक है, इसमें से धारा I3 बहेगी। ठीक है, और बेटा आपको जिसको भी कंफ्यूजन आया था कि परिपथ गोल कैसे हो सकता है, तो ये बस एक क्या बोलते हैं सांकेतिक आरेख है आपको बताने के लिए कि कनेक्शन किए हुए हैं। आपको बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। इस परिपथ को अगर मैंने ऐसे भी बनाया होता ना, ये इस तरह से, तो भी ये सही होता, क्योंकि ये तो तार है, तार तो आपस में जुड़े होने चाहिए, वो किसी भी तरह से मोड़ के जोड़ दो। बस हम चौकोर इसलिए बनाते हैं कि वो स्पष्ट दिखाई दे, समझ में आए कि कहाँ पर क्या जुड़ा है। ठीक है, घरों में देखो, घरों में दोनों तरह की वायरिंग दिखेगी। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पर्याप्त स्रोत नहीं होते हैं, सोर्सेस रिसोर्सेस नहीं होते हैं, तो हम तारों को ऐसे ही जोड़ देते हैं। बोर्ड में प्लग लगाया और तार ऐसे झूल रहा है, झूलते हुए गया, छत पे एक बल्ब लटका दिया। लेकिन जब अब आधुनिक जो नए घर बन रहे हैं उसमें अच्छी मॉड्यूलर स्विचेस लगाते हैं, डिजाइनदार पट्टियां लगती हैं, बोर्ड लगते हैं, तार पूरे छुप जाते हैं। तार ऐसे झूलते हुए नहीं जाके ऐसे जाता है, फिर इस तरह से मुड़ जाता है, फिर मुड़ता है, फिर छत पे जाता है, तो प्रॉपर एक लाइन में जाता है ना। तो वो किसी तरह से भी जुड़ सकता है, ये बस एक उदाहरण है। तो वापस यहाँ लौट के आते हैं, तो यहाँ मैं आपको बताना चाह रहा था कि पार्श्व क्रम में ये कैसे जुड़े हैं। देखो ये एक ही बिंदु पे जुड़े हुए हैं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, और तीनों बल्ब या तीनों प्रतिरोधक मानो तो वह उसी उन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जुड़े हैं। उनमें विभवांतर समान है, लेकिन उनमें धारा अलग अलग बह सकती है। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्श्व क्रम संयोजन बना है यहाँ पर। इसको वापस मैं ठीक कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो धारा आई जा रही थी, प्रविष्ट हो रही थी इस बिंदु से, वह तीन भागों में बढ़ जाती है, I1 I2 व I3, और वापस यहाँ आकर मिलती है, धारा I बनती है, और फिर वापस ये हमारे परिपथ में इसी तरह से बहती है। और तो और यदि हम यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दें, यहाँ पर यदि हम एक वोल्ट मीटर लगा दें इस तरह से, देखो यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने तार कैसे भी बना दिए। इसको मैं थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए इसी बिंदु से जोड़ता हूँ, इस बिंदु से। हाँ, तो वोल्ट मीटर V यदि हम लगा दें यहाँ पर, और इसमें से जो हमको मान प्राप्त होगा, यह विभवांतर V के बराबर ही होगा, जो तीनों प्रतिरोधकों में समान होगा। क्यों? क्योंकि ये पार्श्व क्रम में, पार्श्व संयोजन में जुड़े हुए हैं, पैरेलल या समांतर क्रम में जुड़े हैं। अंग्रेजी में इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हम पार्श्व संयोजन बनाना तो सीख गए। अब आते हैं तुल्य प्रतिरोध पर। तो तुल्य प्रतिरोध से हम क्या समझे थे कि जब भी हम इस तरह का कोई संयोजन लेके चल रहे हो, तो अब हम देखेंगे कि हम सूत्र की स्थापना कैसे कर सकते हैं। जो हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, उसका सूत्र हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमने देखा कि ये पार्श्व क्रम संयोजन में यदि जोड़ना हो तो इस तरह से जोड़ते हैं। अब जब हम श्रेणी क्रम संयोजन का डेरिवेशन देख रहे थे, तो आपकी पुस्तक जो है 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी वाली, उसमें इसका बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट फिर से दिया हुआ है। जैसे श्रेणी क्रम का दिया है, पार्श्व क्रम के लिए भी वही चीज करनी है। तो उसमें आपको बताया गया है कि आपको तीन प्रतिरोधक दिए जाते हैं, R1 R2 व R3 प्रतिरोध के, और आपसे कहा जाता है कि इनको पार्श्व क्रम में, पार्श्व संयोजन में जोड़िए, और उसके बाद इनमें से बहने वाली धारा का मान व इनके मध्य जो विभवांतर लगता है उसका मान ज्ञात कीजिए, और उसके बाद फिर आप डिराइव कीजिए कि इनके बीच में क्या संबंध, क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो तीन प्रतिरोधक हैं, जिनका मान, प्रतिरोध का मान R1 R2 R3 है, उनको हम जोड़ते हैं कैसे। हमारे पास मान लो यहाँ बिंदु X था, तो ये हमने पहला वाला जोड़ दिया। ये बिंदु Y, यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह रखेंगे ताकि हम यहाँ पर कुछ और ड्रॉ कर सकें। बिंदु Y में यहाँ जोड़ दिया।
उसी तरह से दूसरा प्रतिरोधक उठाया और उसको भी यहीं इस तरह से जोड़ दिया, और तीसरा प्रतिरोधक उठाया और उसको भी इन्हीं दो बिंदुओं के मध्य इस तरह से जोड़ दिया। ये हो गया हमारा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। ये हमने पार्श्वक्रम संयोजन बना लिया। हम परिपथ को पूरा करेंगे। आपसे कहा जाता है कि एक विद्युत परिपथ बनाए इनका। तो परिपथ कैसे बनेगा? एक विभवांतर देना होगा हमको ताकि इसमें धारा प्रवाहित हो सके। तो हमने एक बैटरी जोड़ दी, बैटरी को कुछ इस तरह से जोड़ा, इसका विभवांतर मान लो V है। हम एक प्लग कुंजी जोड़ेंगे ताकि हम इस परिपथ को चालू व बंद कर सकें। और यहां पर मान लो हमने एक अमीटर लगाया जो हमें विद्युत धारा का मान देगा जो इस परिपथ में से बह रही है। तो मान लो यहां से धारा I प्रविष्ट हो रही है, तो यहां से भी धारा I आएगी और इस अमीटर का मान हो जाएगा I। ठीक है। तो अब आपसे कहा गया है कि इस संयोजन के मध्य एक आप वो लगाएं, वोल्ट मीटर लगाएं और विभवांतर का मान भी लिख लें। तो आपसे जब ये कहा गया तो अब मान लो आपने ऐसे एक वोल्ट मीटर लगाया यहां पर और इसका मान लिखा वो आया V। तो आपके पास इस परिपथ में जो विभवांतर लग रहा है उसका मान आ गया V, वह धारा जो बह रही है उसका मान आ गया I अमीटर से। अब जो आपको क्रियाकलाप या एक्सपेरिमेंट दिया गया है उसमें कहते हैं कि आप इस वोल्टमीटर और अमीटर को हटा दीजिए। वोल्टमीटर आप चाहे तो ना भी हटाएं, अमीटर को हटा दीजिए या लगे रहने दीजिए, दूसरे और अमीटर लाइए। और करना क्या है? करना यह है कि हमने अभी देखा कि ये धारा जो है वो बट जाएगी। यहां से बहेगी I1, यहां से बहेगी धारा I2 और यहां से बहेगी धारा I3। तो आपसे कहा जाता है कि अब एक एक करके अमीटर लगाइए और तीनों प्रतिरोधकों में से बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर आप यहां अमीटर लगाएंगे बेटा तो ये किसका मान देगा? ये जो I1 धारा बह के जा रही है प्रतिरोध R1 में से, उसका मान हमें यहां से ज्ञात होगा I1। इस अमीटर से हमको I1 का मान ज्ञात हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से यदि आप एक अमीटर यहां लगा दें तो यहां से आपको क्या ज्ञात होगा? यहां से आपको I2 का मान ज्ञात हो जाएगा। ऊपर ही लिखते हैं इसको, ये हो गया I2। ठीक है। और उसी तरह से यदि हम एक अमीटर यहां लगा दें तो ये किसका मान देगा हमको? धारा I3 का। आपको यही एक्सपेरिमेंट करने को लिखा हुआ है किताब में। जब आप ये करेंगे तो आपको I1, I2 व I3 का मान ज्ञात होगा। और आप ये भी पाएंगे कि ये जो I1 और I2 और I3 है, ये इनका जो योग है वह किसके बराबर होगा? वह हो जाएगा I के बराबर, जो धारा इसमें प्रविष्ट हुई थी संयोजन में। और जो धारा पूरे परिपथ में बह रही है, जो पूरे संयोजन में से बह रही है, वह इनके योग के बराबर है। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। अब आपने यहां से अमीटर लगा के इनके द्वारा इनके मध्य बहने वाली धारा का मान भी ज्ञात कर लिया। आपने वोल्टमीटर लगा के विभवांतर का मान भी ज्ञात कर लिया। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत ही आसान है। अब हम क्या करेंगे, हमें बस ओम का नियम लगाना है। ये जो तीनों हमारे प्रतिरोधक लगे हैं इन पर एक एक करके यदि हम ओम का नियम लगाएं, जैसे हमने श्रेणी क्रम संयोजन में लगाया था, तो हमको क्या ज्ञात होगा? सबसे पहले तो हमें यह एक जो समीकरण मिला है इसे हम मान लो समीकरण नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है। तो जब हम ओम का नियम लगाएंगे तो ओम का नियम क्या होता है बताओ, कोई बताओ। ओम के नियम से हमें क्या सूत्र ज्ञात होता है? ओम के नियम से हमें ज्ञात होता है बेटा V बराबर I गुणे R। हाँ, तो यहाँ हम एक एक करके ओम का नियम लगाएंगे तीनों प्रतिरोधकों के लिए। जब एक एक करके हम ओम का नियम लगाएंगे तो पहले प्रतिरोधक के लिए हमको क्या मिलेगा? विभवांतर V सभी के लिए समान है। ये हमने देख लिया कि सब में ही V वोल्ट लगा हुआ है विभवांतर। ठीक है। तो पहले वाले में लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? V बराबर I1 R1। लेकिन हमको हमको I1 का मान यहां रखना है समीकरण 1 में। तो हम इसको थोड़ा सा बदल के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे?
यदि हम R1 को इधर ले आए तो ये बन जाएगा V बटा R1। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम दूसरे प्रतिरोधक पर लगाएंगे ओम का नियम, तो हमको वहां से मिलेगा I2 बराबर V बटा R2। ये क्यों होगा? क्योंकि हमको V बराबर I2 R2 भी मिला मिला होगा, है ना। ठीक है, तो हमने पहले वाले प्रतिरोधक में यदि ओम का नियम लगाया तो हमको I1 का मान ज्ञात हुआ V बटा R1। उसी तरह से हम जब दूसरे प्रतिरोधक में ओम का नियम लगाएंगे तो हमें I2 मिलेगा V बटा R2। और यदि हम तीसरे वाले में भी लगाएंगे, मैं इसको मिटा देता हूं और बस खाली सीधे मान लिखता हूं, तो I1 हमको मिलता है V बटा R1, I2 हमको मिलता है V बटा R2, और I3 हमको मिलता है V बटा R3। तो यदि हम इसको समीकरण 2 कह दें, तो हम यहां से I1, I2 व I3 का मान इस समीकरण में रख सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम एक तुल्य प्रतिरोध परिपथ मानेंगे, क्योंकि हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो मान लो हमारा तुल्य परिपथ जो है उसमें क्या करते हैं, हम इस संयोजन को हटा के यहाँ पर एक तुल्य प्रतिरोध लगाएंगे, जिसका मान यदि हम RP मान लेते हैं कुछ इस तरह से। सब कुछ सेम है, बस खाली प्रतिरोध जो है वो बदल दिया मैंने। यहाँ पर कुंजी लगी हुई थी, यहाँ पर अमीटर A था, ये विभवांतर V है, धारा I बह रही है, इसका मान अब RP होगा। जब हम श्रेणी क्रम पढ़ रहे थे तो वहां पे तुल्य प्रतिरोध का मान हमने RS माना था, जहां पर S सीरीज को दर्शाता है। अंग्रेजी में श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं और पार्श्व क्रम को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये पैरेलल के P को दर्शाता है, इसीलिए RP लिखते हैं तुल्य प्रतिरोध को। और उसके बाद यहां से धारा I बह रही है, तो यहां से हमारे पास V और I के मध्य संबंध निकालने के लिए क्या है? ओम का नियम। जब इस परिपथ में ओम का नियम लगाएंगे तो हमें ज्ञात होगा V बराबर, यहाँ पर धारा है I, प्रतिरोध का मान है RP। इसको हम थोड़ा उलट पुलट करके लिख सकते हैं, I बराबर V बटा RP। तो यहां से हम यदि इसे समीकरण 3 कह दें, तो आप यहां से समीकरण 3 से I का मान भी यहां रख सकते हैं। हमको बस यही करना है, इससे हमको RP, R1, R2 व R3 के मध्य संबंध मिल जाएगा। और हमें करना भी यही है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। किसके संबंध में? R1, R2 व R3 के। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में अच्छे से लिखते हुए चलते हैं। ये आपको एक बस आइडिया देने के लिए मैंने इस तरह से लिखा है कि हमको करना क्या है, कैसे ज्ञात होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये परिपथ बना लीजिए ऐसे का ऐसा, और फिर हम लिखते हुए चलेंगे डेरिवेशन पूरा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि आपके पास यदि 3 प्रतिरोधक हैं और वो पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें, या उनके तुल्य प्रतिरोध को का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र की स्थापना करें या सूत्र व्युत्पन्न करें, तो उसके लिए आपको ये पूरा प्रोसीजर करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप पार्श्व क्रम संयोजन बनाएंगे, उनमें से बहने वाली धारा को दर्शाएंगे, विभवांतर को दर्शाएंगे, और आप चाहें तो यहाँ पर एक वोल्टमीटर भी लगा सकते हैं। ये वोल्टमीटर भी बना लो बेटा। ये वोल्टमीटर क्या दर्शाएगा? विभवांतर V को दर्शाएगा, जो कि संयोजन के मध्य है। ठीक है, तो ये हमारा परिपथ पूर्ण हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब पहले लिखते हैं, ये जो हमने परिपथ बनाया था उसके बारे में यहां पर हमने लिख दिया। अब हमने और क्या देखा? हमने पाया कि परिपथ में जो पार्श्व क्रम में तीनों प्रतिरोधक जुड़े हैं उन पे विभवांतर समान है। ठीक है, तो हमने और क्या देखा? हमने देखा कि परिपथ में पार्श्व क्रम में होने के कारण तीनों प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान V है। ठीक है, और हमें और क्या ज्ञात हुआ? हमने देखा कि परिपथ से हमें क्या ज्ञात होता है? परिपथ से हमें ज्ञात हुआ कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 होता है। इसको हम समीकरण 1 कहेंगे। ठीक है, तो फिर अगली कक्षा में मिलते हैं। चलो, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर।